हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले टर्न पे बात की थी, पिछली वीडियो में हमारा डिस्कशन हुआ था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को लेकर। अब उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन जो पेपर है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज़रूर। ये है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक या सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो था वो दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। इन्हें पियाजे के आलोचक कहा जाता है। जीन पियाजे जो थे उन्होंने संज्ञानात्मक स्तर, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उन्होंने वो दिया था। इन्हें उनका आलोचक कहा जाता है। आलोचक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जीन पियाजे थे वो भाषा को बोलते थे कि भाषा जो है बच्चे में बाद में प्रारंभ होती है, चिंतन जो है बच्चे में पहले प्रारंभ हो जाता है, जबकि वाइगोत्स्की जो है उल्टा मानते हैं। उसका आज डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पे। तो जो ये लेव वाइगोत्स्की थे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने सिद्धांत की कुछ विशेषताएं बताई जिनके थ्रू हम इन्हें अगर पॉइंट वाइज हम इनको याद करें तो हम इनके सिद्धांत को इजीली याद रख सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा और आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें अगर पहली विशेषता की, तो इन्होंने कहा कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें जो बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि आप बच्चे को अकेला छोड़ दीजिए, उनका वो अपने आप अपनी गति से सीखेगा। लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं वो मानते हैं कि हम जब तक एक बच्चे को एक उचित सामाजिक वातावरण में नहीं रखेंगे, बच्चा उतना नहीं सीख पाएगा जितना वो सीख सकता है ना। जैसे कि अगर बात करें हम भाई एक बच्चा है, आप मतलब अगर ट्विंस की बात करें तो एक बच्चे को अगर जंगल में रखें और एक बच्चे को अच्छे एजुकेटेड जो है वातावरण में रखें, उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, उसका जो कल्चरल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका इकोनॉमिकल जो उसकी कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, तो इन दोनों के जो विकास में हमें अंतर देखने को मिलेगा। उस मतलब बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो जंगल का बच्चा है, जंगल में रहा है, वो एक पशु की जो मतलब पशुओं का जो आचरण होता है उसमें वो आएगा, और जबकि एक सुसंगठित जो वातावरण में बच्चा रहा है उसमें हमें उसी तरह के गुण देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो बच्चे का संज्ञान है वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। इनको हम नकार नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है खुद से करके सीख लेगा, उसे आप किसी भी हालत में छोड़ दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं मानते। कौन? लेव वाइगोत्स्की। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि जो बच्चे की भाषा है वो, जैसा कि जीन पियाजे कहते थे कि पहले चिंतन आरंभ हो जाता है, मतलब स्मृति का निर्माण हो जाता है, बाद में भाषा का निर्माण होता है। लेकिन ये कहते हैं कि बच्चे में पहले भाषा का निर्माण होता है और बाद में वो चिंतन की तरफ बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर बच्चे के हम देखें, खुद से भी एनालिसिस करें, तो बच्चा क्या है, स्टार्टिंग में ही कुछ ध्वनि निकालने लगता है। उसी को लेव वाइगोत्स्की ने किसकी संज्ञा दी है? भाषा की संज्ञा दी है, कि उसके पास अभिव्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ होता है, उसी की सहायता से वो अपनी अभिव्यक्ति जो उसका विकास की जो प्रत्येक अवस्था है वहां पे अपनी जो अभिव्यक्ति है, वो जो उसकी आवश्यकता है उनको वो अपने जो भी उसका माध्यम है, उसके पास शब्द हैं, उसके पास ध्वनि है, जिन भी माध्यमों से वो बबला कर या हाथ पैर से जो भी करता है, तो वो क्या है, वो उन्होंने उसकी भाषा के अंतर्गत रखा है। यानी कि बच्चे में भाषा का विकास पहले होता है और चिंतन का बाद में। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है। और जबकि चिंतन का विकास पहले और भाषा का विकास बाद में,
ये किसने कहा है? ये जीन पियाजे ने कहा है। बात करें थर्ड पॉइंट की, भाषा विकास पहले होता है और बाद में बच्चे में चिंतन प्रारंभ होता है, यानी उसकी स्मृति का निर्माण होना शुरू होता है। जो लेव वाइगोत्स्की है वो एक संज्ञानात्मक जो विकास है, बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है, बच्चे का जो विकास का स्तर चल रहा है, उसमें क्या है, शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षक की भूमिका जो है इनके अनुसार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उसे नगण्य नहीं मान सकते, हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जीन पियाजे क्या थे? जीन पियाजे मानते थे कि आप बच्चे को खुद अकेला छोड़ दीजिए, वो खुद से सीख जाएगा। लेव वाइगोत्स्की, इसीलिए इनको पियाजे का आलोचक भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो सिद्धांत हैं उनमें परस्पर मतभेद देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको पियाजे का आलोचक कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन में उसमें एग्जाम में आया हुआ भी है कि पियाजे के आलोचक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षक की भूमिका को बताया कि महत्वपूर्ण है, शिक्षक की भूमिका नगण्य नहीं है। ऐसा क्यों बताया, आप खुद सोच लीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और आप यूपी टेट में 82 मार्क्स अचीव कर पाते हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर या फिर आप जनरल में आते हैं, आपको 90 चाहिए, तो और फिर आप अगले अगर उसमें आपका शायद 82 आ गए या 81 रह गए, आप सोचेंगे कि मैं ना क्यों ना मैं कोचिंग शुरू कर दूं या कोई भी सोर्सेज जो है आप उससे पढ़ना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं, ये नहीं कि भाई 100% वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्लस जो है होगा। आपके 82 से 90 आ गए, आपके 82 से जो है 100 आ गए, तो वो क्या है, वो 82 तब थे जब आप खुद से सीख रहे थे, खुद से अपनी चीजें कर रहे थे। लेकिन जब आपने कोचिंग का, जब अपने शिक्षक जो है शिक्षक का सहारा लिया, आपने एक माध्यम को अपनाया, तो क्या है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो करने की जो क्षमता है, योग्यता है, वो क्या है, उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ। तो इन्होंने यही चीज इन्होंने कही है कि शिक्षक की जो भूमिका है वो नगण्य नहीं है। जो बच्चा खुद से सीख सकता है, अगर हम उसे शिक्षक के साथ रखेंगे, शिक्षक के साथ वो अंत्य क्रिया करके सीखेगा, वो उसमें कहीं ना कहीं बेहतर करेगा। ठीक है, शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। जैसे कोई दो बच्चे हैं, अगर हम उनको ना दोनों को एक समस्या दे दें, एक लेवल पे तो दोनों नहीं कर पाए, तो एक बच्चा जैसे राम है, एक बच्चा श्याम है, और अगर राम को शिक्षक की मदद ना दी जाए और श्याम को हमने शिक्षक की मदद दे दी, वो शिक्षक के साथ उस चीज को अब समाधान कर रहा है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राम तो समस्या को हल नहीं कर पाता, लेकिन जो है श्याम ने वो समस्या हल कर ली। तो क्या अंतर आया कि दोनों के संज्ञानात्मक स्तर में कुछ ना कुछ अंतर था, संज्ञानात्मक स्तर एक जैसा नहीं होता, ये लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। और जो जीन पियाजे कहते हैं वो कहते हैं कि संज्ञानात्मक स्तर एक ही होता है, और तो उनकी समस्या समाधान की जो क्षमता है कहीं ना कहीं वो भी अलग अलग थी दोनों बच्चों की। उन्होंने खुद से जो नहीं कर पाए थे, एक बच्चे ने शिक्षक के साथ उस चीज को बहुत ही अच्छे से कर लिया। तो क्या है, ये दोनों हमारे जो पॉइंट है वो क्लियर करता है कि जो शिक्षक की भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण है, और जो संज्ञानात्मक स्तर की बात की है, संज्ञानात्मक स्तर की अगर बात करें तो संज्ञानात्मक स्तर के बारे में इन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक स्तर लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वो एक बच्चा जो खुद सीख सकता है स्वयं प्लस दूसरे की सहायता। ठीक है,
तो ये इन्होंने कहा है कि यही संज्ञानात्मक स्तर है, जब बच्चा खुद की गति से सीखे और साथ में उसके कोई उसे गाइड करने वाला हो, उसको निर्देशित करने वाला हो, तो उस अवस्था में बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। और इसी को उन्होंने संज्ञानात्मक स्तर की परिभाषा भी दी है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, निजी संभाषण को चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है। बात करें अगर निजी संभाषण से मतलब क्या है, हम देखते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अगर अकेले भी खेल रहे होते हैं ना, वो टॉयज के साथ मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं टॉय, क्योंकि जैसे वो था ना, उन्होंने माना था कि जीववाद जो माना था जीन पियाजे ने, क्योंकि वो सभी सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते, तो जो वो बच्चों के साथ उनका निजी संभाषण चल रहा है, अपने आप से भी वो बातें कर रहा है, तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि निजी संभाषण जो चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है, इन्होंने कहा है कि उसके पास भाषा ऑलरेडी है, उसके पास जो भाषा है उसी से उसका जो चिंतन है वो क्रिएट हो रहा है। अगर बच्चा निजी संभाषण नहीं करेगा, स्वयं से बात नहीं करेगा, आत्म नियंत्रण इसे हम कह सकते हैं, या आत्म क्या बोल सकते हैं उसको, सेल्फ एनालिसिस जो बोल सकते हैं उसे, तो वो क्या है, वो चिंतन का महत्वपूर्ण साधन लेव वाइगोत्स्की ने बताया है। निजी संभाषण आप समझ गए क्या होता है, स्वयं से बातचीत करते रहना, बातचीत करते रहना, ठीक है। बच्चे के पास निजी संभाषण होता है, यानी कि बच्चे के पास भाषा ऑलरेडी है, और निजी संभाषण उसको किसमें हेल्प कर रहा है, उसके चिंतन स्तर को बढ़ाने के लिए, उसे चिंतन स्तर जो उसका परिपक्व करने के लिए निजी संभाषण को लेव वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण साधन माना है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि संज्ञानात्मक स्तर को एक नहीं मानते थे। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक स्तर एक था, बच्चे को हम एक वातावरण में छोड़ देंगे, बच्चा खुद से सब कुछ सीख लेगा। लेकिन लेव वाइगोत्स्की यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर है वो अपने, जो बच्चा खुद की गति से सीख रहा है वो वहां पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा यदि हम उसको किसी की मदद दे दें, दूसरे की सहायता अगर हम उसको दे दें किसी समस्या समाधान में, तो वो वहां पे बेहतर कर पाएगा। जबकि अगर हम उसे अकेला ही छोड़ दें तो जो समस्या है वो वहीं पे उलझा रह जाएगा, ठीक है। तो ये तो इनकी विशेषताएं हो गई, और इन दोनों के बीच मतभेद क्यों है ये भी मैंने मतलब साथ साथ एक्सप्लेन किया है। हर पॉइंट पे इनमें जो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में मतभेद था, ठीक है। ये संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते थे और ये नहीं मानते थे, ये कहते थे कि यहाँ पे दूसरे की सहायता बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। अब जो लेव वाइगोत्स्की है वो विकास को किन स्तरों में बांटते हैं, उन्होंने विकास को किस तरह से देखा है कि विकास क्या है, किस तरह से होता है, अब उसकी बात कर लेते हैं। बात करते हैं लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर। तो जो इन्होंने डेवलपमेंट को जो है विकास के स्तरों को 3 भागों में बांटा। पहला क्या है, वास्तविक विकास का स्तर। वास्तविक विकास का मतलब क्या है, यहाँ पे रियलिटी है, आप जो हैं, आप बिना किसी की सहायता के जो कुछ भी आप हैं वो आपका ये जो स्तर है ये दर्शाता है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप 90 मार्क्स अचीव कर रहे हैं, ये आप जो आपका वास्तविक स्तर है आप ये हैं, ठीक है। हम बिना किसी की हेल्प के किसी काम में हम अपना मतलब बेस्ट दे रहे हैं, वो हमारा बेस्ट ही तो है भाई। हमने पूरी मेहनत की, हमने सेल्फ स्टडी की और हमने 90 नहीं, हो सकता है आप 100 भी ले आए, 120 भी ले आए, बात वो नहीं है। लेकिन एक जनरली अगर हम बात करें सेल्फ स्टडी से हम जो मार्क्स अचीव कर रहे हैं, हम उसमें किसी की सहायता नहीं ले रहे हैं, ना कोई हम सोर्स का यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बुक्स और हम अपना टाइम निकाल के उसको पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं। जो भी हमने एटलीस्ट मतलब हमने ऑल ओवर जो भी कुछ भी किया, आपका एग्जाम है अब यूपी टेट का, सी टेट का, आप उसके लिए बिना किसी सोर्स के, बिना किसी सहायता के आप जो कुछ भी कर रहे हैं और उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा
वो क्या है, वो है आपका वास्तविक विकास का स्तर। यानी कि बिना किसी की, या आप इसमें लिख लीजिए सेल्फ स्टडी से 100 मार्क्स लाना। तो वो क्या शो करेगा कि आपका जो वास्तविक संज्ञान है वो किस स्तर का है। ठीक है, बात करें संभाव्य विकास की। संभाव्य विकास आ जाएगा, संभावना हो सकती है। ठीक है, संभावना से आ रहा है, संभावना को रिलेट कर रहा है। यहाँ पे आप 100 ला रहे थे, आपने सोचा कि मतलब कुछ मेरे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं है, तो क्यों ना मैं कोई कोचिंग ले लूँ या किसी से पढ़ लूँ। कोई आपका जो बड़ा हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, तो आप उसकी मदद ले रहे हैं। ठीक है, आपने एग्जाम दिया और आपने 120 यहाँ पे अचीव कर लिया। ठीक है, कैसे किया, आप स्वयं थे यहाँ पे और प्लस आपका जो सहयोग किया गया, कोई भी वो सोर्स हो सकता है, आपका कोई भाई हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई आपका शिक्षक हो सकता है। तो जो आपका सहयोग किया वो यहाँ पे आपको 120 दे के चला गया। ठीक है, अब जो इन दोनों में अंतर आपको देखने को मिल रहा है, जो 20 मार्क्स का जो आपको अंतर आ रहा है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो क्या है, इसे जेडपीडी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब क्वेश्चन आपको रिवाइज होता दिख रहा होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं तो जेडपीडी बोलते हैं इसके जोन ऑफ प्रोक्सिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, जेडपीडी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है कि हम जो सेल्फ स्टडी से हम प्राप्त कर रहे हैं और जो हम किसी के सहयोग से प्राप्त कर रहे हैं, उन दोनों को अचीव करने की स्थिति में जो अंतर हमें देखने को मिल रहा है वो किसके अंतर्गत आता है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो हमारा जेडपीडी स्कोर है वो क्या रहेगा, वो हमारा 20 रहेगा। ठीक है, क्या हो गया समीपस्थ विकास का क्षेत्र कि जो स्वयं तथा स्वयं प्लस जो हमने सहयोग लिया, वो किसी का भी हो सकता है, आपका कोई बड़ा भाई जो भी हो सकता है, सहयोग के परिणाम के अंतर को, के परिणामों में आए अंतर को क्या बोलेंगे हम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र आएगा, वो जेडपीडी आएगा। जो लेवाइगोत्स्की है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इस चीज पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, वो क्या थे, जीन पियाजे थे, वो कहते थे कि बच्चा खुद से कर लेगा, लेकिन जो लेवाइगोत्स्की वो कहते हैं कि बच्चे का अधिकतम जो संभाव्य विकास है वो क्या है, वो स्वयं और उसे दूसरे की सहायता दे दो तो वो यहां से बेहतर कर पाएगा। यानी कि ये कोलैबोरेशन, लर्निंग पर जोर देते थे। ये भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यहां से। तो ये कोलैबोरेशन लर्निंग की अगर बात करें तो उसके समर्थक कौन है, वो लेवाइगोत्स्की हैं। इसे कह सकते हैं सहयोगात्मक अधिगम। ये कहते हैं कि आप सिर्फ वातावरण के भरोसे नहीं रह सकते, अधिगम जो आप अपने शिक्षक के साथ, अपने स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके साथ, आप अपने घर के बड़ों के साथ, आपके भाई, पेरेंट्स, जो भी आपको बेहतर सिखा सकते हैं, ना कि आप स्वयं वो चीज करते रहें। और क्योंकि आप एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप किसी समस्या को लेकर उलझ जाएंगे और उस समस्या को जो
कौन सोल्व कर सकता है? जो आपसे अधिक जो अनुभवी लोग हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, और आप उसमें बेहतर सीख पाएंगे। तो इन्होंने लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट बताए, 3 इन्होंने बताए। एक बताया वास्तविक विकास का स्तर, दूसरा इन्होंने बताया संभाव्य विकास का स्तर, और तीसरा इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिएगा, बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। और जो वास्तविक विकास में बताया कि उन्होंने, आप जो स्वयं की गति से कुछ भी सीख रहे हैं वो क्या वास्तविक विकास का स्तर है, जिसमें आप स्वयं और दूसरे का सहयोग ले रहे हैं फिर सीख रहे हैं, वो क्या इन्होंने बताया संभाव्य विकास का स्तर बताया। और जो इन दोनों के बीच का आपने अंतर, जो आपको अंतर प्राप्त हुआ वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, ZPD कहलाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जैसा कि लेवी-गाउट्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसीलिए इन्होंने कुछ भाषा की अवस्थाएं बताई हैं कि हमारी भाषा का स्तर जो है, भाषा का लेवल वो है, मतलब कैसे कैसे ग्रो करता है और कैसा कैसा वो रहता है। बात करते हैं, इन्होंने भाषा की अवस्थाएं बताई हैं, वो 3 बताई हैं। पहली इन्होंने अवस्था बताई है सहज अवस्था, यानी कि नेटिव स्टेज। आपको इसके नाम से ही आ रहा होगा कि सहज, मतलब जिसमें कोई होच पोच ना हो, कोई ज्यादा प्रेशर ना हो, दबाव ना हो, तो वो क्या है? वो सहज होता है। नेटिव स्टेज जो इन्होंने बताई है, इन्होंने कहा कि यहाँ पे बच्चा जो है, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं होता। वो कोई चीज देख रहा है तो वो सिर्फ उसको देख रहा है, यहाँ पे वो चिंतन जो है उसका निष्कर्ष के रूप में उसका चिंतन डेवलप नहीं हो रहा है, वो सिर्फ उस चीज को देख रहा है, और एट प्रेजेंट जो भी उसको एक्टिविटी करनी है वो उसको कर रहा है। बाकी उसका जो आपकी थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हो रही है। यहाँ पे हम जैसे पिक्चर वगैरह अगर हम दिखाते हैं, पिक्चर डायग्राम से, तो यहाँ पे जो बच्चे की लर्निंग होती है वो किसके थ्रू होती है? पिक्चर और डायग्राम को दिखा के हम बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं। हम उसको ऐसा नहीं कह रहे कि भैया आप इन चित्रों को देखकर जो है आप कुछ भी एक्सप्लेन करो कि इन चित्रों में आपको क्या दिख रहा है, नहीं। हम मतलब उनको कुछ ऐसी जो तथ्यात्मक चीजें हैं हम उसको सिर्फ वो दिखा रहे हैं। हमने बताया कि भाई ये एक फोटो है, महात्मा गांधी जी की फोटो है, छोटा बच्चा है, मैंने उसको दिखा दी, ये कौन है? ये महात्मा गांधी जी हैं, मैंने उसको नाम याद करा दिया। उसको मैंने ये नहीं बताया यहाँ पे एट प्रेजेंट कि महात्मा गांधी कौन थे और क्या उन्होंने हमारे लिए योगदान दिया है, तो वो सब चीजें यहाँ पे बच्चे को नहीं बताई गई है, सिर्फ उसको फोटो दिखाया गया है, वो उससे परिचित हो गया। यानी कि उसका जो सीखना है वो सहज है। यहाँ पे उसकी जो अवस्था है वो कैसी है? सहज है। बस क्या हुआ, उसने फोटो देखी और उसको फटाफट से नाम उसको पता चल गया कि ये गांधी जी की फोटो है, ठीक है। पिक्चर डायग्राम से जो लर्निंग होती है हमारी, वो किसके अंतर्गत बताई इन्होंने? वो सहज अवस्था के अंतर्गत बताई। अहम केंद्रित अवस्था, नाम से ही पता चल रहा है कि अहम, यानी कि जो मतलब बच्चा यहाँ खुद को रिलेट कर रहा है कि जो भी हूं सिर्फ मैं ही हूं। ईगो सेंट्रिक स्टेज, वो यहाँ पे अपनी बात को महत्वपूर्ण मानता है। जो मैंने कह दिया, मतलब एक चीज है बोल के बारे में, जैसे कई बार होते हैं ना कि बच्चा मतलब खुद से जो कहानी वगैरह बनाने लगता है तो वो अपनी बातों को इम्पोर्टेंस देने लगता है। जो बच्चे ने कहा वो सही है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपको अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करेगा जब तक उसकी आप हाँ में हाँ ना कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा स्वकेंद्रित होता है, स्वकेंद्रित होता है और अपनी बात को सर्वोपरि मानता है। जो उसकी खुद की भाषा है वो उसे ही अच्छा मानता है, सर्वोपरि मानता है। बात करें आंतरिक भाषण की, अभी हमने डिस्कस किया था इनकी विशेषताओं में, ये आंतरिक भाषण यानी कि इनर स्पीच जो है, बच्चा मतलब
अगर इसे किसी भी लेवल पे ये हो सकता है जब हम मतलब मन मन में पढ़ने लगते हैं, मन में हम चिंतन, यहाँ से जो है चिंतन प्रारंभ होता है, चिंतन की स्टार्टिंग होती है। जब बच्चा मन में ही पढ़ने लगता है और वहां पे जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होने लगता है उसका, तो वो क्या है, वो आंतरिक भाषण है। यानी कि वो स्वयं में अंदर ही अंदर वो उस चीज को पढ़ रहा है और उसका एनालिसिस कर रहा है, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप हो रही है वहां पे, वो क्या कहलाएगा, आपका आंतरिक भाषण कहलाएगा। मन मन में पढ़कर चिंतन करना, ठीक है, एनालिसिस तो नहीं बोल सकते, चिंतन करना। तो ये इन्होंने भाषा की अवस्थाएं बताई, क्योंकि ये भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये चिंतन का प्रारंभ बाद में मानते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे कोई चिंतन नहीं है, यहाँ पे भी चिंतन नहीं है। चिंतन कहाँ पे आया, चिंतन इनकी लास्ट जो स्टेज इन्होंने बताई, आंतरिक भाषण है, इनर स्पीच है, वहां पे इन्होंने चिंतन का फॉर्मेशन बताया। तो जैसा कि इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने चिंतन का जिक्र किया है, इन्होंने कहा कि जो भाषा है हमारी वो चिंतन को जन्म देती है। तो अब इन्होंने चिंतन की भी कुछ अवस्थाएं बताई, 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं कि बच्चे में जो चिंतन होता है वो किस किस प्रकार से होता है। पहला इन्होंने बात की है कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। एक इस तरह इन्होंने बताया कि जब बच्चा सेम चीजों का कलेक्शन करता है और दूसरी चीज से वो डिफ्रेंशिएट करने की उसको कोशिश करता है कि मतलब जैसे मैं ये ले लूं, मार्कर ले लूं एक, और एक दूसरी कोई चीज ले लूं, बॉल ले लूं, तो वो देखेगा कि उसके पास कलेक्शन हो गया, अलग अलग चीजों का कलेक्शन है, और वो देखेगा कि मार्कर जो है बॉल से किस प्रकार अलग है, और वो इनमें अंतर जो है समझने की कोशिश करेगा। तो वो क्या इन्होंने कहा कि जो कलेक्शन ऑफ सेम थिंग है उसकी चिंतन की अवस्थाओं को प्रारंभ करने का एक पहला जो साधन है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। दो अलग अलग वस्तुओं में डिफ्रेंशिएट करना या अंतर करना, डिफ्रेंशिएट करना। तो वो क्या कहलाएगा कि जो कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स है वो किस में सहायता कर रहा है, वो बच्चे को ये दिखा रहा है कि जो मार्कर है और बॉल है वो उसमें या तो उसकी फॉर्मेशन अलग अलग हुई है, उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसमें जो मटेरियल लगा है वो अलग अलग है। यहाँ से उसको ये पता चलना स्टार्ट होगा। क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें, क्रिएटिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सृजनात्मकता जो हमारी होती है, सृजनात्मकता क्या होती है, मतलब नॉर्मली आप किसे समझेंगे सृजनात्मकता? सृजनात्मकता ये होती है कि आप एक पेपर लें, कोरा पेपर है, और आप अगर 5 बच्चों की बात करें तो वो जो उस कोरे पेपर का यूज करेंगे 5 अलग अलग तरीकों से करेंगे। तो उनका जो उस विशेष जो प्रकार है, उसका जो विशेष अक्षमता है उस पेपर को मॉडिफाई करने की, वो ही बच्चे की क्या कहलाएगी, क्रिएटिविटी कहलाएगी, यानी कि सृजनात्मकता कहलाएगी। अब जब यहाँ पे बच्चा अलग अलग चीजों का कलेक्शन कर रहा था, तो यहाँ पे वो मतलब उन चीजों में हो सकता है, या किसी भी वस्तु की अगर हम बात करें, किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करें, कोई हमने समस्या उसको दे दी है, जब वो उसका समाधान करेगा तो वो कुछ चीजें अपनी तरफ से उसमें जोड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग के अंतर्गत रखा। स्वयं की चीजों को या स्वयं के प्रत्ययों को जोड़ना, स्वयं के प्रत्ययों को जोड़ना। यहाँ पे वो खुद के जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी जिस भी लेवल के रहे होंगे, तो वो इसमें जोड़ने लगता है। वो उन्होंने क्या कहा, क्रिएटिव थिंकिंग के अंतर्गत उन्होंने रखा लेव वाइगोत्स्की ने। बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग की, यानी कि संप्रत्यात्मक जो हमारी यहां पे बच्चा कॉन्सेप्ट को देख के, समझ के
आपको तब आंसर करेगा, ना कि ऐसा जैसे कि बच्चा पहले कर रहा था कि स्वयं के कुछ भी प्रत्यय वहां पे वो जोड़ रहा था, आपने उसे कोई समाधान दिया तो वो मतलब जो अपनी सोच है उसकी, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसके आधार पर वो आपको कुछ भी, मतलब आप बात कर रहे हैं उसकी गाय की और वो बताने लगे आपको शेर की विशेषताएं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं करेगा। आपने गाय के बारे में पूछा है तो वो यहाँ पे गाय से रिलेटेड ही आंसर देगा, यानी कि वो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो समझ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझकर आंसर देगा आपको। ठीक है, तो ये उन्होंने बताई चिंतन की अवस्थाएं, कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स, यानी कि अलग अलग वस्तुओं का जो संग्रहण करते हैं और उनमें फिर वो अंतर ढूंढ रहा है। दूसरा उन्होंने बताया सृजनात्मकता, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बताया, यहाँ पे वो खुद के प्रत्यय भी वहां पे जोड़ रहा है। तीसरा उन्होंने बताया कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, संप्रत्यात्मक समझ जो हमारी होती है, यानी कि हम जो हमारी समस्या है उसी से रिलेटेड हम उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट हमने बच्चे को दे दिया, वो उससे रिलेटेड ये हमें उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है। अब जैसे कि अगर कॉन्सेप्चुअल की बात करूं, मैं पढ़ा तो मैं लेव वाइगोत्स्की रही हूं और जीन पियाजे को मैं एक्सप्लेन करने लगूं तो वो क्या आएगा, वो मेरा क्रिएटिव थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वो मेरी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग नहीं है। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कब होगी, जब मैं लेव वाइगोत्स्की के बारे में, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत यहाँ पे एक्सप्लेन करूं। ठीक है, और जो लेव वाइगोत्स्की उन्होंने कुछ कुछ चीजें जो जैसे मैंने अभी डिस्कस भी कर दिया है, उन्होंने भाषा को मुख्य माना है, भाषा को मुख्य माना है, शिक्षक की भूमिका को मुख्य माना है। ये पॉइंट जो ऐसे हैं जो याद रखने के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जेडपीडी के सिद्धांत के बारे में बताया। जेडपीडी क्या है, जो आप खुद कर सकते हैं प्लस जो आप दूसरों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। इन्होंने खेल की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है। और दूसरा एक इन्होंने बात की थी कोलैबोरेशन, सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, तो ये तो चिंतन की अवस्थाएं होगी और ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हाईलाइट आपको रखने हैं। इन्होंने किस किस चीज को, किस किस चीज की भूमिका जो है वो इन्होंने मानी है कि भाई हमारे जो संज्ञानात्मक विकास में है ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। संस्कृति भी इन्होंने एक मुख्य उसमें रखी है भूमिका में। जिस प्रकार की संस्कृति होगी बच्चे का संज्ञान उसी तरह का बनेगा। ये आपका लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो गया। एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ साथ मेरे करते चलिए और इसका रिवीजन कीजिए मल्टीपल। और अब अगला जो हमारा सिद्धांत आएगा इससे संज्ञानात्मक स्तर को लेते हुए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना सीखते रहिए, अपना मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। आपका एग्जाम जो है 28 नवंबर को है। एक प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।